नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू जी। नीलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। क्योंकि आप कानूनी चीज़ों को जानते हैं और आपने बहुत सालों तक क्राइम किया, सीबीआई आप करते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल को जो सीबीआई ने आरोप लगाए थे, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, यानी केजरीवाल को क्लीन चिट दे दी है। और उस बार आप देख रहे हैं कि केजरीवाल किस तरह से रोना धोना कर रहे हैं, एक विक्टिम कार्ड भी खेले। पर क्या आपको लगा है कि सीबीआई से चूक हुई है, या जैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल उनका मिसयूज़ किया है सीबीआई का? देखिए, इसमें अभी जब तक कोर्ट का डिटेल फैसला नहीं आता है, तो किस आधार पे किया है गरीब सभी को, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। टेक्निकल मामला है, लोअर कोर्ट का फैसला है, एक बार फैसला देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये इतना ज़रूर है कि एज ए प्रीमियर एजेंसी सीबीआई के काम पे एक बड़ा सवाल उठा है, एक बड़ा धब्बा लगा है। और जिस ढंग से सीबीआई पिछले 10-15 सालों में बैकफुट पे रही है, किन कारणों से रही है, ये बिल्कुल एकदम एक उसको कह सकते हैं कि बंद हो गई आपस में, एकदम अपने आप को कर लिया है, कहीं कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसमें क्या चल रहा है सीबीआई में ये भी नहीं बताती। तो ये एक आरोप है, उस आरोप की सफाई भी नहीं होती है। एक सीबीआई का वही जो मैंने कहा कि भाई मैं भी तभी कहूँगा जब वो डिटेल आएगा फैसला। सीबीआई का भी स्टेटमेंट आ गया है कि एक बार वो फैसले को देख लेंगे और देखने के बाद फिर हाई कोर्ट में इसको अपील करेंगे। लेकिन दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि हाई कोर्ट में अपील एक कानूनी प्रक्रिया है। आपको जो शुरुआती झटका लगा है, इस झटके से उभरना बहुत मुश्किल हो। और मैंने नॉर्मली ये देखा कि जो लोअर कोर्ट के फैसले होते हैं, कई बार हमने देखा कि वो कंटिन्यू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वो कंटिन्यू कर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है। ऐसा नहीं है, ये नहीं है। वो अगर आपको ध्यान होगा, शिबू सोरेन का मामला, शिवनाथ झा मर्डर प्रकरण में उनको आजीवन कारावास की सज़ा लोअर कोर्ट ने, तिहाड़ी कोर्ट ने सुनाई थी। हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कोर्ट सज़ा सुना देती है, हाई कोर्ट से बरी हो जाते हैं, लोअर कोर्ट बरी कर देता है, हाई कोर्ट आजीवन कारावास सुना देता है और सज़ा सुनाता है। ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिस ढंग से अदालती कार्रवाई चल रही है, उसमें शराब घोटाले में अब कोई किसी को सज़ा हो पाएगी, क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कि इससे भी बड़ा एक घोटाला शायद दर्शक लोग भूल जाते हैं, वो याद रखना ज़रूरी है, वो था 2G स्कैम। ये भाई इसमें उसमें तो कहा जा रहा था, जो अनुमान था कि 1.5 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 76,000 करोड़ का बिल्कुल एकदम हुआ है, घोटाला हुआ है। उसमें सारे प्रूफ थे। और पटियाला हाउस कोर्ट, वो ओपी सैनी की अदालत जो थी, उसने कहा कि नहीं, इसमें कोई केस नहीं बनता। और वो केस के बाद ईडी का भी केस गिर गया। ये फैसला जहाँ तक मुझे ध्यान है 2017 का। और 2017 में जैसे आज सीबीआई ने कहा कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, उस वक्त भी सीबीआई ईडी ने कहा कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हाई कोर्ट में अपील हो गया 2018 में। लेकिन 7 साल तक उस पर कोई सुनवाई नहीं। 7 साल बाद 2024 में जाकर के हाई कोर्ट ने 2024 के लास्ट या 25 में, मुझे ध्यान है 25 में कहा, पिछले साल ये कहा हाई कोर्ट ने कि आपने जो अपील किया है, ये अपील सुनवाई के योग्य है और इस पे हम सुनवाई करेंगे। सुनवाई जब शुरू होगी, जब वहाँ बहस शुरू होगी तब होगी। लेकिन 7 साल बाद वो आपने अपील किया है, वो सुनवाई के योग्य है, ये माना है 7 साल बाद। अब आप सोचिए कि 2009-10 में घोटाला होता है, आप चार्जशीट करते हो, सब कुछ करते हो, पूरी सरकार पे आरोप लगता है, इतना बड़ा मुद्दा बनता है, सब कुछ होता है, चुनावी मुद्दा बन जाता है। 2014 में जो मनमोहन सिंह की सरकार की हार हुई थी, उसमें 2G स्कैम, कोयला स्कैम भी था, 2G स्कैम भी एक बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था। और वो घोटाले जो बड़े मुद्दे थे, और उसमें 2017 में कोर्ट का फैसला आया, लोअर कोर्ट का, और हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हो पाई। अब ये जो सीबीआई कह रही है कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, क्या सीबीआई ये बता पाएगी कि हाई कोर्ट में कब से सुनवाई हो पाएगी, कब अपील होगी, कब वहाँ डेट लगेगी? ये तो पॉलिटिकल मामलों में जो इस देश में होता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जज कंप्रोमाइज्ड हैं या सीबीआई कंप्रोमाइज्ड है या कोई है, लेकिन मेरा एज ए पत्रकार ये ऑब्जर्वेशन ज़रूर है कि पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज्ड है।
कुछ हाँ, क्योंकि असल में मैं एक बयान सुन रहा था कि जज ने अपनी टिप्पणी में कहा ये कि जब फाइलें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं तो फाइलें अपने को ही पढ़ने लग जाती हैं। यानी वो चार्जशीट इतनी भारी हो गई थी, कई पन्नों की, हज़ारों पन्नों की वो चार्जशीट थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि चार्जशीट तो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली थी, यहाँ चार्ज ठीक है, तो टेक्निकल आधार पर कि ये इसमें सुनवाई लायक नहीं है या इसमें ये बात पॉइंट ठीक नहीं है, इसमें ये प्रूफ सही नहीं है, इस तरह के कुछ सवाल इसमें जज ने उठाए हैं। तो वो मुझे लगता है कि तकनीकी आधार पर ही चाहे उसे मान लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीबीआई ने प्रॉपर तरीके से चार्ज फाइल नहीं किए, या उनकी जो हियरिंग हुई वो हियरिंग को केस को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाए होंगे। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट ने जज ने क्या देख के कहा कि बहुत सारी फाइल है, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है और जो मैं लगभग सीबीआई मुझे कवर करते हुए 23-24 साल हो गए हैं, और जहाँ तक मुझे सीबीआई का ध्यान है वो सीबीआई कोई भी होता है 200-300 पेज का, 50 पेज का होता है, 100 पेज का, उसमें चार्जशीट होती है। चार्जशीट में सारी चार्जेस लगाई जाती हैं, बाकी जो होता है वो एनेक्शर होता है। बाकी कि अगर आपको कहा कि इस गवाह ने यहाँ पे ये कहा है, गवाह का नंबर होता है, उसकी बात कही होती है, और उसका बयान जो है अगर 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज जो भी है, और उस बयान की पुष्टि के लिए अगर बैंक का स्टेटमेंट है, किसी और गवाह का स्टेटमेंट है जो उसकी पुष्टि कर रहा है, ये तमाम चीज़ें लगाई जाती हैं। तो वो 5,000, 10,000 पेज, 20,000 पेज जो भी होता है, ये एक प्रक्रिया है। अगर आपके पास 10,000 या 20,000 पेज का अगर सबूत दिया गया, इसका मतलब ये कि सबूत ज़्यादा है आपके पास, उस सबूतों के आधार पर होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं वो सबूत फिर भी क्यों नहीं माने? मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि जज ने क्या देखा, ये मैं नहीं कह सकता नहीं, लेकिन जजों की जो फैसले हैं वो कैसे कैसे होते हैं, एज ए पत्रकार मैंने देखा। हाँ, वो तो खैर कुछ लालू यादव का आय से अधिक संपत्ति का मामला, मुनीलाल पासवान लोअर कोर्ट के जज ने एक लाइन में कह दिया कि भाई इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनता है। रेल मंत्री थे, उसके बाद सीबीआई ने कहा कि हम हाई कोर्ट जाने का परमिशन सीबीआई को नहीं मिला। बिहार सरकार नीतीश कुमार आ गई थी, हाई कोर्ट गई कि भाई ये जो इनको छोड़ा गया है ये गलत है, और सीबीआई ने वो हाई कोर्ट में बिहार सरकार के अपील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई कि जो लालू को बरी किया गया है उसके खिलाफ जो बिहार सरकार ने जो अपील की वो गलत है। अपील मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा नहीं। हाँ, मैं करूँगा नहीं, क्योंकि केंद्र में सीबीआई का कहना है कि अपील करने का अधिकार मेरा है, और मुझे करना नहीं है, लालू को छोड़ना है। हाँ, इसलिए कि वहाँ सेंटर में कांग्रेस सरकार आई। ये चीज़ें ना जनता को जानना जरूरी है कि भाई क्या क्या चीज़ें होती रही हैं। मैसेजिंग ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आज एज ए प्रीमियर जांच एजेंसी, और कोई ये नया मामला नहीं है। अभी 20-25 दिन हुए होंगे, मुझे डेट ध्यान नहीं है, जो ईडी की जो ECIR है ये नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ और मोतीलाल वोरा और तमाम लोगों के खिलाफ जो है, कोर्ट ने कहा कि ये खारिज, हाँ, उसमें क्योंकि आपने किया ही नहीं। भाई सवाल ये है कि अगर आप कोई एक प्ली ले रहे हो कि भाई हमें इनके खिलाफ जो है कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, वो जो है FIR से आगे की चीज़ है, तो कोर्ट को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? या तो प्रोसिक्यूटर कंप्रोमाइज हैं, या एजेंसी कंप्रोमाइज्ड है, या जज कंप्रोमाइज्ड है, या कौन कंप्रोमाइज्ड है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो बड़े पॉलिटिकल केसेस जितने भी हैं, चाहे बोफोर्स ले लो, चाहे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल केसेस ले लो, उसमें पूरा का पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कहीं मैसेजिंग कुछ चल रही है, क्या चलती है, किसकी क्या गलती होती है, कौन क्या पॉइंट उठाता है, नहीं उठाता है, मैं ये नहीं जानता हूँ। अगर इतना बड़ा केस है ये, और अगर ये इसमें छूट गए हैं, सीबीआई का कहना है, सबका कहना है कि नहीं हमारे पास सबूत हैं, और कोर्ट ने कुछ सबूतों को इग्नोर किया है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन बात यह है कि आप सिर्फ हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे और अपील करके हम घर बैठ जाएंगे, ये न्याय नहीं है। बिल्कुल। पर नील जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आपको याद हो कि जब केजरीवाल पर पहला केस जब आया था, इसी रिलेटेड एक केस आया था, तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको बेल दी थी, आपको याद हो?
और उस बेल को बहुत ही अच्छे से बड़ी तारीफ़ की थी उसमें कि हाई कोर्ट ने बहुत तारीफ़ की थी कि बेल बहुत अच्छा लिखा गया, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट में जज होते हैं वो नए बच्चे होते हैं, तो उनको ये पता होता है कि मेरा करियर ख़राब ना हो जाए, मेरे ऊपर हाई कोर्ट है, मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, तो इसलिए वो बहुत पढ़ लिख कर समझदारी से वो डिसीजन सुनाते हैं। जो आज जिस जज ने आज डिसीजन दिया है केजरीवाल को लेकर, उन्हें भी पता है कि केंद्र में सरकार किसकी है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठा हुआ है, हाई कोर्ट ऊपर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन पर उंगली उठेंगे। तो हो सकता है उसने बहुत स्टडी की हो, उसके बाद ये जजमेंट दिया हो कि उन्हें पता है कि ये कल मुझ पर उंगली उठ सकती है। नहीं, वो मुझे नहीं पता है। वो निश्चित रूप से जो भी फैसला होता है, स्क्रूटनी तो हाई कोर्ट में होती है। कब स्क्रूटनी होगी, क्या होगी, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं आपको 2G का बता दिया कि 2017 में फैसला आया, 18 में अपील हुई और आज 8 साल हो गए, और उसमें मतलब सुनवाई के लायक माना है कि इसमें जो है वो सुनवाई होगी, उसके आगे किसी का माना ही नहीं कि वो कुछ है। सुनवाई जब होगी, जब फैसला आएगा तब देखा जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। जो आप कह रहे हैं बिल वाला मामला था, वो ये था कि जो रेगुलर जज थे वो छुट्टी पे थे, कोई दूसरा जज जो था वो उस दिन था और सुनवाई पे लिया और उसने जजमेंट दे दिया। बात ये उठी कि भाई जब आपके पास पूरा केस फाइल नहीं है, पूरा आपने शुरू से सुना नहीं है, जो जज सुन रहा है, जिसके पास पहली चार्जशीट आई, जो देख रहा है, उसका आपने इंतजार क्यों नहीं किया? जो मुझे ध्यान आ रहा है उस वक्त की घटनाक्रम ये था। मैं उसमें भी नहीं जानता हूँ कि कोई जजेस का जो है वो बेल अपनी उनकी प्रोरोगेटिव होती है कि वो किसी को दें या न दें, वो कोर्ट का फैसला है। वो उसमें प्रोसिक्यूटर और वो जांच एजेंसी और कोई कुछ नहीं कह सकता है। वो डिनाई भी कर सकते हैं, वो भी करते हैं, उनका अपना एक मत होता है जिसका आधार पर वो देते हैं, लेकिन वो एक अलग है। यहाँ तो पूरा का पूरा केस ख़त्म कर दिया। और अगर ये पूरा केस ख़त्म हुआ तो जैसा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई इसी के आधार पर तो पूरा इलेक्शन लड़ा गया और उसकी सरकार चली गई और वो हार गए, खुद अपना इलेक्शन हार गए। अब अगर वो हारे, मतलब ये गलत हुआ है, जांच सही नहीं थी, जो चार्जशीट सही नहीं थी, तो फिर भाई वो कंपनसेट कैसे होगा? वही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। गलती किसकी थी? वही मैं सब यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जब ये 2G वाला कोयला का जो घोटाला हुआ, उसके बाद सरकार बदल गई 2014 में, मनमोहन सिंह सरकार चली गई। यही सबसे बड़ा चुनाव था, कॉमनवेल्थ गेम, 2G और कोल अलॉटमेंट, 3 बड़े घोटालों के कारण सरकार बदल गई। बाद में ये इसमें से 2 तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर लिया, इन्हें कोर्ट ने उनको क्लीन कर दी। अभी केजरीवाल वाला केस हुआ, इसमें जितने लोग जेल गए, जिन लोगों की राजनीति खत्म हो गई, सरकारें बदल गई, उसका कंपनसेट कैसे हो? नहीं, ये व्यवस्था है ही नहीं। मतलब ये तो आप सोचो कि ये तो 6 महीने साल भर ऐसे रहे जेल में, चाहे बड़े पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिकल स्टेक लगा हो, लेकिन आम आदमी भी जो 10 साल 20 साल जेल में रहता है और 20 साल बाद अगर उसको हाई कोर्ट से छूट जाता है या ट्रायल कोर्ट में 10 साल 15 साल केस चलता है, वो पूरा का पूरा जेल में बिता देता है वो, तो उसको कौन कंपनसेट करेगा? उसको जीवन वापस नहीं आता है, और जिसका भी जो नुकसान हुआ है वो वही नुकसान हुआ है। मेरा सिर्फ ये कंसर्न है कि अगर CBI को लगता है कि ये बिल्कुल गलत है फैसला और जज ने बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की है, तो वो डिसीज़न उसने कहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट जाने से न्याय नहीं मिल जाएगा। ये अगर उसमें हियरिंग पे नहीं आएगा तो क्या वो अगर मान लिया कि 10 साल हियरिंग पे आए, 15 साल बाद हियरिंग पे आए, हाई कोर्ट 20 साल बाद सुनाए, तो कोई मतलब नहीं बनता इस देश में। मतलब वो हमें एज ए सिटीजन इस देश का ये तय करना पड़ेगा कि कम से कम इस ढंग के हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं, जिसमें MP हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो सब लगे हुए हैं। वो सब क्या हुआ? आप सोचो कि 2006 में एक्सिस मैट्रिक्स एयरसेल डील में लिया पैसा, चिदम्बरम के ऊपर आरोप लगा, अब 12-13 में जाके उन पर केस रजिस्टर हुआ, वो INX मीडिया में लगा कि FIPB क्लियरेंस में गड़बड़ी किया है, वो लगा। आपने 2017-18 में जो है वो CBI ने चार्जशीट कर दी। आज 26 बीत रहा है और अभी जाकर के कोर्ट में बताया है ED ने कि हमें प्रोसिक्यूशन सेंक्शन जो है वित्त मंत्रालय से मिल गया है। वो भाई साहब 20 साल बाद घोटाले के आपको प्रोसिक्यूशन का मिला है, अब वो ट्रायल चलेगा, 20 साल और लगेंगे। तो कब तक ट्रायल चलेगा? कोर्ट ने चाहे जो भी फैसला दिया हो, चाहे चिदम्बरम को वो दोषी ठहरा दे, चाहे वो बरी कर दे, दोनों स्थितियों में दोनों में से कोई ना कोई जो केस हारेगा वो हाई कोर्ट जाएगा।
हाई कोर्ट में कब सुनवाई में आएगा, क्या आएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और चिदम्बरम जो है लगभग 80 साल के होने वाले होंगे, जब हाँ। विधान 77 शुरू हो गए होंगे, बिल्कुल। 80 साल, तो भाई वो 100 साल तक आपके केस के लिए रहेंगे। तो ये जो हमारा सिस्टम है, एज ए पत्रकार मुझे मतलब बड़ा अजीब सा लगता है, और आम लोगों को भी, जनता को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर इस सिस्टम को कैसे हम ठीक करें। इस पर डिबेट होनी चाहिए, यही मुद्दा है। वो बिल्कुल बाकी सीबीआई जाएगी कम से कम। हाँ, अभी आपने देखा एक जो ताज़ा उदाहरण है, एनसीईआरटी ने अपनी एक अध्याय कक्षा 8 के बच्चों के लिए डाल दिया, और उसमें ये लिखा हुआ है कि करप्शन इन जुडिशरी, और न्याय नहीं मिलता देश में। वो हालांकि एग्जीग्रेट करके लिखा गया, और सुप्रीम कोर्ट से बहुत नाराज भी हुआ है, कहा कि उनकी सिर कुचल डालो जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया इसमें, और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा हम ढूंढ रहे हैं कि गलती किसने की। लेकिन जो एक बात है इसमें कि न्याय मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, ये बात तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जो हमने देखते हैं कि 20-20 साल, 25-30 साल तक लोग इंतजार करते हैं न्याय नहीं, देखिए, उसमें सुधार की नहीं, सुधार की गुंजाइश हर जगह पे है। वो न्यायपालिका में करप्शन नहीं है, ये मैं नहीं कहता। करप्शन की तो बातें मैं वो नहीं कहता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर एनसीईआरटी में आप 8वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हो करप्शन के बारे में, तो न्यायपालिका में ही क्यों? हाँ, नहीं, वो तो गलत है, उसको तो मैं न्यायपालिका में ही क्यों? हाँ। भाई न्याय नहीं मिलता है, वो तो आपको थाने के गेट से शुरू हो जाता है। हाँ। जब गरीब को मार के भगा दिया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो वो गलत लोगों को पकड़ा जाता है, पैसे वसूले जाते हैं, करप्शन वहाँ होता है। तो अन्याय की शुरुआत तो वहाँ से होती है, शुरू हो जाती है। तो सिस्टम को कैसे पारदर्शी बनाया जाए, कैसे कुछ हो, ये बहुत ज़रूरी है। अब बात सिर्फ ये है कि आप न्यायपालिका को कह दो कि न्यायपालिका के कारण करप्शन, न्यायपालिका में करप्शन है और इससे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो मतलब करप्शन को छोड़ दीजिए, करप्शन को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बोझ है, जो जुडिशरी के ऊपर केसों का बोझ है, लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, उसके कारण जो डिले हो रहा है, उसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, कैसे उसका डिजिटलीकरण किया जाए। एआई आ गया, एआई के वो हो रहा है, वो उसमें एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि 5 करोड़ केसेस का बोझ है, 140-45 करोड़ का देश है आपका। तो उसमें ई कोर्ट्स, ई प्रोसिक्यूशन, ई प्रिजन, ये तमाम चीज़ें वर्टिकल बने हैं, आपस में जोड़ा गया है। अभी पिछले साल 2024 जुलाई में वो लागू हो गया आपका, क्या बोलते हैं, PNS वगैरह, तो नए तीनों आपराधिक कानून आ गए हैं। उसमें 3 साल में व्यवस्था है कि आपको फैसला देना है, लेकिन उसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हैं नए चाहिए, बाकी चीज़ें उसमें करनी है। उसको लगता है कि 2-3 साल कम से कम लगेगा, और वो जब स्ट्रीमलाइन में एक बार आ जाएगा, पूरी चीज़ें लागू हो जाएंगी, तब हो पाएगा। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि सिस्टम जो है और टेक्नोलॉजी जो है वो इनेबलर तो हो सकता है, आपको चीज़ें कर चलाएगा तो इंसान ही चलाएगा, तो फैसला तो इंसान ही देगा। ईमानदारी तो इंसान के अंदर होनी चाहिए। भाई अगर 2017 में सीबीआई की अपील है, ईडी की अपील है, दोनों प्रीमियम एजेंसियाँ हैं, 2G मामले में है, तो क्या हाईकोर्ट इतना बिजी है कि 7-8 साल में उस केस की सुनवाई के पास टाइम नहीं है? तो ये भी तो हो सकता है कि सीबीआई ने उसको परस्यू ना किया हो, क्योंकि हाईकोर्ट अपने से नहीं करता। भाई ऐसा है कि जो कुछ भी मामला, चाहे वो परसू किया हो या चाहे परसू न किया हो, हाँ। वो एक अलग मुद्दा है। वो अगर परसू नहीं किया होगा तो वो भी डिटेल में होगा कि भाई किसने एडजमेंट मांगा, किसने क्या किया। तो जो लोग हैं वो उसको बाहर आना चाहिए, उसका नाम बिल्कुल वो उसको सामने पता हो चाहिए कि कौन इसको चाह रहा है। हाँ, आप सोचो, कौन नहीं चाह रहा है, कौन नहीं चाह रहा है। अब अगर इस ढंग से कोर्ट का, जुडिशरी का या बाकी चीज़ों का, मेरा सिर्फ ये है कि चाहे कोर्ट फैसला गलत दे, सही दे, वो हाई कोर्ट भी सुनवाई के लिए है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन वहाँ जल्दी होनी चाहिए, जल्दी। हाँ, मतलब डिले नहीं होना चाहिए, ये इतना जल्दी न्याय मिल सके लोगों को, न्याय मिल सके, लोग उम्मीद जल्दी। अल्टीमेटली आदमी कोर्ट में जाता है कि अगर न्याय कहाँ मिले, चलो कोर्ट में देखते हैं, तो कोर्ट से ही न्याय नहीं मिले तो फिर वो नहीं, यहाँ जो कुछ भी फैसला आया हो, मैं एक बात मानूंगा कि राउज रेवेन्यू कोर्ट का चाहे जो भी फैसला हो, 2021 या 22 में ये पहली FIR दर्ज हुई थी और 4 साल केवल हुए हैं। चार्जशीट किए हुए मुझे लगता है कि 2-2.5 साल हुए होंगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2023 या 24 में चार्जशीट हुई होगी।
और अगर इतनी जल्दी फैसला आया है तो ये हम कह सकते हैं कि चाहे जो भी हो, ये असल फैसले में पे ले वो जाता हूं। एमपी एमएलए कोर्ट है जो उसमें थोड़ा सा जल्दी एमपी एमएलए कोर्ट में भी चीज़ें जो हैं वो लटकी रहती हैं, वो दशकों से लटकी हुई हैं। मुझे कई केसेस मालूम हैं। हाँ, दिल्ली से बाहर में तो बहुत दिल्ली में भी लटकी हुई है, दिल्ली में भी कोई बहुत सुनवाई हो जा रही है, ऐसा नहीं है। एमपी एमएलए कोर्ट में भी बहुत चीज़ें लटकी हुई हैं, लेकिन बात यह है कि फैसला आया है, जो भी है उसका है। आ तो गया, आ तो 4 गया। साल में आ तो गया। लेकिन अब हाई कोर्ट में भी आ जाए, हाँ, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, अगले 2-3 साल में क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए। हाँ, 2029 के इलेक्शन के पहले क्लियर हो जाए। 2029 के इलेक्शन में हो जाए कि हाँ केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं था। हाँ। 2023 का जब विधानसभा होगा तो उसमें होगा कि केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं था। कुछ नहीं था तो चलो मतलब मैदान में आओ, मैदान में आपको फिर चुनाव लो। ये बिल्कुल। तो मित्रों, ये बहस में आप भी जरूर शामिल हो जाए, पर एक कमेंट जरूर दीजिएगा। नीलू जी, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।